नमस्कार। द रेशनल एस्पायरेंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं यूपीएससी प्रिपरेशन का प्रैक्टिकल वे को प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना, किसी पेपर को किस तरह से हैंडल करना है, किस सब्जेक्ट को किस तरह से हैंडल करना है, उसके बारे में शॉर्ट बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देना, यही इस चैनल का लक्ष्य है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ 2021 के 2021 के पेपर को सॉल्व करना, जो कि प्रीलिम्स का पेपर। इसमें भी सबसे पहले एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको किस तरह से एग्ज़ाम सेंटर में मैंने सॉल्व किया या किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि कितना ही पढ़ लो एग्ज़ाम में इन्फॉर्मेशन कमी पड़ जाती है और वहाँ ऐसा होता है कि आपको फिर ट्रिक लगानी होती है। उन चीज़ों को भी देखेंगे, किसी क्वेश्चन को छोड़ना होता है, उस चीज़ को भी देखेंगे। इस तरह से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 5, भारत के संदर्भ में हल्बी हो कोई पद किससे संबंधित है। देखिए, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करना है, वैसे आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है, लेकिन अगर इसको हम मॉडर्न इंडिया से जोड़ के देखेंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हो और कुई और ये दोनों आपको विद्रोह याद आ जाएंगे कि उस विद्रोह हुए थे। और कुई हम जब सोसाइटी पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में अधिकतर आता है कि ये जनजाति उड़ीसा की है शायद। हाँ, तो मैंने देखा था ये जनजाति संबंधित है, तो मैंने इसमें देखा और लास्ट वाला जनजाति भाषा थी, तो ये सही हो गया, क्वेश्चन सही है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको लगभग 50 के आसपास मिलेंगे, तो वहीं चलते हैं। ये देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं। देखिए, जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको अगर एक भी पता हो तो आप कर सकते हैं। इसमें मेरी तरफ से मुझे एक पता था, क्षेमेश्वर। क्षेमेश्वर मैंने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में कि वो नाटककार थे, तो उसी के आधार पर मैं नाटककार लगा दिया था और ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया था। नाटककार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 55, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि में आरोही यानी असेंडिंग क्रम में सही अनुक्रम है। देखिए, मध्यकालीन पूछा तो पूरे मध्यकाल में पूछा कि मध्यकाल में मुगल भी थे, उससे पहले सल्तनत थी और सल्तनत के बीच में भी थोड़ा चेंज आया था जब शेरशाह सूरी आए थे, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि राजपूत एटसेट्रा लोग आए थे। तो आप प्रशासनिक संरचना में थोड़ा चेंज देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरे मध्यकाल में पूछा है तो आपको कॉमन के बारे में बताना है कि कॉमन क्या रहा होगा, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान, ये सही आसान क्वेश्चन था। इसमें आंसर ये हो जाएगा। कैसे? देखिए, सूबेदार एक बड़ा पद था और परगना गांव का संघ था, ये पता था। यानी सूबेदार, परगना सबसे छोटा होने वाला है, सूबेदार सबसे बड़ा होने वाला है, सरकार बीच में आएगा। यही इसकी ट्रिक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। रोहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ है। ये मिडाइवल इंडिया क्वेश्चन था। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर ए है, लेकिन जब मैं वहाँ सॉल्व कर रहा था मुझे एकदम समझ नहीं आया और मैंने इसको छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखिए 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी के घाटी में स्थित हैं। सांची स्तूप चंबल नदी के घाटी में स्थित है। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था। नंबर 1 मैंने इसमें जो एलिमिनेट किया था सांची स्तूप चंबल नदी,
ये एलिमिनेट कर दिया था मैंने, और इसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने आंसर लगाया था डी, जो मेरा गलत हो गया था। इसका आंसर ये है अजंता गुफाएं। अगर अजंता को सही से पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा अजंता जो है बाघोरा नदी की जो घाटी है, तो क्योंकि वो संरचना प्रायद्वीपीय संरचना है शैल की, तो जो नदियाँ हैं एक लंबी लंबी घाटी बनाती हैं। तो उन उस घाटी में से एक आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बाघोरा नदी घाटी है वहाँ अजंता गुफाएं हैं। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये। अगला देखिए 61। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था क्योंकि इस करंट अफेयर में मुरैना मंदिर रहता है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ निम्नलिखित कंधों पर विचार कीजिए। यह देखिए मुरैना मंदिर एक मंदिर है जो इस तरह से बना हुआ है, और अधिकतर फेसबुक पर भी बहुत बार आता था कि इस मंदिर के आधार पर हमारी संसद बनाई गई, तो वहाँ से भी बहुत बार मैंने देखा था फेसबुक पर। और इस क्वेश्चन को जैसे करंट अफेयर में भी आता था तो वहाँ से ही पढ़ा था, और आप मंदिर पढ़ेंगे तब वहाँ भी ये आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला। देखिए कच्छ पखात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। देखिए वृत्ताकार मुझे पता था और कच्छ पखात राजवंश के बारे में नहीं पता था। अगला देखें, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इस पर जब कोई एक्सट्रीम आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एकमात्र पूछा है। अगला देखिए, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना। बस यही मुझे पता चल गया था। ये क्वेश्चन यहाँ ए वाला गलत है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था कि उसमें बहुत सारे कमरे हैं और हर कमरे में एक शिव जी का शिवलिंग रखा है। तो वहाँ से जब मैंने इसको एलिमिनेट किया तो ये थर्ड ये कट गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेन चीज़ है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो यह है सही, और फोर्थ सही। अगर फोर्थ सही है तो इन दोनों में से यही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे मैंने सॉल्व कर दिया था। अगला देखिए, ये तो क्वेश्चन एकदम सरल भी है और ये करंट अफेयर में रहा था, क्योंकि धौलावीरा हमारी शायद 39th या 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन था तो मैंने कर दिया। इसमें है दरअसल उन्नत जल प्रबंधन संचयन और प्रबंधन प्रणाली, तो धौलावीरा के संबंध में था, इसलिए ये क्वेश्चन सही है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन उसने सही कर पाया होगा जिसने लिस्टिंग करी होगी। लिस्टिंग से मेरा संदर्भ है कि हर एक काल को एक शॉर्ट में एक ही पेज पर बांटा होगा। ये मैंने खुद की थी, मुझे एकदम जानकारी है अपने बारे में, और इसका मुझे जब क्वेश्चन सही हुआ तो मेरी मेहनत साकार हुई। दसवें इसमें पूछा गया ना कि जब गुप्त वंश का पतन हुआ और उसके बाद जब हर्ष गुप्तोत्तर काल में हर्ष का उदय हुआ, तो उसमें किन किन राज्य का आपको देखना होगा। तो देखिए, एक तो जिस से हमारा हर्ष था उससे एक तो आप उसकी कहानी सुनते हैं, उसके जीजा जी जो थे, तो यही तो दोस्त वंश तो यही हो गए। और हर्ष की चलती रहती थी शशांक से, तीसरा वंश ये हो गया। तो हम देखते हैं, मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेश्वर के पुष्पभूति, कन्नौज के मोखरी और देवगिरी के यादव, बल्लभी के मैत्रक। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ चीज़ें देखिए। ये पुष्पभूति वंश, थानेश्वर के पुष्पभूति वंश और कन्नौज के मौखरी वंश, इन दोनों पर ध्यान दीजिए। इसमें शायद कन्नौज के मौखरी वंश नहीं, थानेश्वर के पुष्पभूति वंश से तो अशोक था शायद, नहीं हर्ष था शायद, और कन्नौज के मौखरी वंश से उसके जीजा जी थे, ऐसा कुछ था। तो ये दोनों तो थर्ड और फोर्थ एकदम सही हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ सही थे, तो इन दोनों पे पहुंच गए। फिर उसके बाद मालवा के परमार, तो परमार जो थे ना, परमार बहुत लेट आए थे। परमार राजपूतों के संग उदय हुआ था, तो सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में से एक होना ही चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार
विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? देखिए, जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो लगभग वहाँ के हर शासक के समय आपको एक या दो बाहरी जो आने वाले यात्री थे मिलेंगे। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए कि किसके साथ कौन सा किस राजा के समय कौन कौन यात्री आए हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िए। और जैसे आप पढ़ेंगे, मुझे तो अभी तो याद नहीं आ रहा है विजय उनके, देखिए नूनिस वाला जो था ना, कि नूनिस ने क्या क्या बताया था। तो नूनिस ने एक तो बताया था दीपावली के संदर्भ में जो त्यौहार होते थे और महिलाओं के बारे में बताया था। तो इसमें जो दो तीन चीज़ें मुझे याद थी, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र उसने ये बताया था, भविष्यवाणी करती थी ये बताया था, और कुश्ती लड़ती थी, ये तीन चीज़ें मुझे पता थी। ठीक है, उस आधार पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा आपका ये डी। तो आप नूनिस अभी पढ़ेंगे ना नूनिस, तो आराम समझ में आ जाएगा, हाँ ये था। उसको पढ़िए ध्यान से और ये मिल जाएगा आपको। उसमें स्पेक्ट्रम में है शायद, हाँ स्पेक्ट्रम में नहीं, उसमें क्या कहते हैं। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में, ये मैंने छोड़ दिया था, और इसमें आंसर होगा आपका सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला में किया। ये कठिन क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर। देखिए ये स्थान है कुछ फेमस और उसके साथ आपके जुड़े हुए जो किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो बुर्ज होम जो है ये आपका आता है शायद उससे पूरा पाषाण काल से, आप देख लीजिएगा। इसमें क्या था, एक गर्त निवास का साक्ष्य थे कि कुत्तों संग दफनाया गया था। तो वहाँ से शैलकृत देव मंदिर आप हटा सकते हैं। तो शैलकृत देव मंदिर अगर हट गया तो पहला आंसर गलत हो गया। ये देखिए, अब आपके पास दो ही ऑप्शन रह गए। अब देखिए, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध था, और गणेश्वर तो गणेश्वर में तो तांबे की खानें थी, ये मुझे पता था। और चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने 50-50 लगाया और डी पर मैं चला गया, और ये आंसर मेरा सही भी था। अगला देखते हैं, ये मिडाइवल इंडिया क्वेश्चन है और ये बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आप जब सल्तनत काल पढ़ते हैं तो इसको आराम से कर सकते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगौड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगर आप हर शासक के बारे में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि किसने कुछ ना कुछ किया होगा। जैसे जो इल्तुतमिश था, इसके बारे में कहा जाता था कि ये गुलामों का गुलाम है। जो गौरी आए और नहीं, कुतुबुद्दीन का ऐबक था, ऐबक का ये गुलाम था, तो इसलिए इसको गुलामों गुलाम कहते थे। हाँ, तो और ये दिल्ली का पहला सुल्तान ऐसा था जिसने जो मेन शासन था अरब से, वहाँ से अपने शासन की वेरिफिकेशन किया था, वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन पाया था वहाँ से। तो ये पहला ऐसा शासक था, तो दिल्ली का पहला शासक ऐसे बोला जाता है। तो इसके ही शासनकाल में चंगेज खान आया था सिंधु के तट तक, लेकिन जो एक युवराज थे जिनकी वो खोज में आया था, उसको इन्होंने इल्तुतमिश ने मदद देने से मना कर दिया था। तो इस कारण उसने दिल्ली को चंगेज आक्रमण से बचाया था। ये उसकी प्रसिद्धि मानी जाती है, सफलता मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम सही था। अगला देखते हैं, अब आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत ही रेशनल था और अजीब अजीब से डिसीजन लिए थे। आप पढ़ेंगे, इसको बहुत इंटरेस्टिंग शासक हैं ये। तो इसमें देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जब आप पढ़ेंगे ना सल्तनत काल, तो आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ऐसा नहीं हुआ था, ये कोई और शासक था बाद में, उसके काल में हुआ था कि इल्तुतमिश नहीं, सॉरी, तैमूर जो था 1398 में आया था, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये लगभग 1340 के लगभग था, मुझे सही से याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन मुझे यहाँ से मैंने उसको कट कर दिया सेकंड को, और ये दोनों एलिमिनेट हो गए। पहला वाला एकदम एब्सोल्यूट सही है, तो आंसर पहला वाला ये मेरा सही भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, अजीब सा आ गया था, सेंट फ्रांसिस जेवियर, अब मुझे पता भी नहीं इसका आंसर क्या है। अगला देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था, इस मैंने सोचा सोसाइटी का है पहले, मैंने फिर ये बहुत लंबा भी था, समय बोल ले रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था।
दरअसल ये कुछ सिस्टम है, जैसे शादी का सिस्टम है, वहाँ सोसाइटी में अलग अलग सिस्टम थे। तो ये विजयनगर साम्राज्य में ये मिताक्षरा लिखी गई थी और इसमें कुछ सोशल सिस्टम बनाए गए थे, ब्राह्मण ने अलग बनाए थे और गैर ब्राह्मण, के वहाँ दो ही होते हैं ना वर्ण, तो उन लोगों के लिए अलग बनाए गए थे। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने इसको छोड़ दिया था, मुझे इसका आंसर भी नहीं जानकारी है। अगला है कोई, हाँ मुझे लगता है अब सारे हो गए। तो जब सारे हो ही गए तो अब लास्ट में ठीक है। तो अब जब सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब मैं एक रिमार्क देना चाहता हूँ कि मेरा लक्ष्य जो है वो है क्या। देखिए मेरी पहली वीडियो थी, तो हो सकता है कि मैं बार बार फंबल कराऊँ और कोई तैयारी भी नहीं थी। तो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस होकर मैं अपनी आवाज़ को साफ़ कर लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर एक कि अब मैं जो रिमार्क देना चाहता हूँ इस पेपर को लेके कि क्या आपको रणनीति होनी चाहिए। नंबर एक, पहली बात तो पेपर कैसा था, सरल या कठिन, अगर सिर्फ एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर की बात करी जाए, मिडाइवल की भी, तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन मतलब मिडिल में था, कठिन भी नहीं था और सरल भी नहीं था। देखिए मिताक्षरा और एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जो एकदम अजीब थे, दो तीन लगभग क्वेश्चन है वो, तो उनको आप छोड़ सकते थे आराम से। अगर आपने सही से तैयारी की है, स्टैटिक बुक्स को पढ़ा है, एनसीईआरटी को पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि 100% क्वेश्चन मतलब जिसमें उसने जितने सब टॉपिक हैं और सारे पता हों, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है, जैसे कि वो छेमेंद्र वाले क्वेश्चन में था, छिमेश्वर वाले में। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए इस एंशिएंट और मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर के लिए। मेरे ख्याल से आप एक स्टैटिक बुक पढ़ लीजिए जो आप पढ़ते हैं, और चाहे तो दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं हिंदी माध्यम के, और इंग्लिश माध्यम के हैं अगर तो नितिन सिंघानिया है ही। और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, और जैसे एंशिएंट में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने मौर्यकाल पढ़ा, तो उसके साथ ही उसकी आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मौर्यकाल जब पढ़ते हैं तो उसके बाद उस समय मंदिर तो बन नहीं रहे थे, मंदिर गुप्त काल में बने थे, तो मौर्यकाल में क्या क्या हो सकता है, तो वो चीज़ें पढ़िए। स्तूप बनाए अशोक ने, और एक दो शायद मूर्ति थी वो यक्षिणी वाली, उन चीज़ों को देख लीजिए। तो आर्ट एंड कल्चर के जितना हो सकता है मौर्यकाल का वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, आगे बढ़ें तो उस हिसाब से बढ़ते जाइए। और फिर एक लास्ट में आप लिस्टिंग जरूर कीजिए। एंशिएंट में और मिडाइवल में अगर आप साम्राज्य की या राज्यों की लिस्टिंग कर लेते हैं ना, तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है लास्ट में रिवाइज करने का। और ये मैं भी अपनी इस साल की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे करने भी थे, तो मैं चाहता था कि ऐसे करूँ कि मैं शेयर भी कर सकूँ अपना एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया है। और इस पर आप कमेंट कीजिएगा जैसा भी आपको लगे। और लास्ट में रणनीति क्या होनी चाहिए ये तो मैंने बता ही दिया कि एक स्टैटिक बुक और एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब सॉल्व कीजिए। और क्योंकि अब टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए तो अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर सकते हैं, विज़न की सबसे अच्छी हैं। और टेस्ट सीरीज़ एंशिएंट हिस्ट्री की सॉल्व करने में दरअसल ये फ़ायदा ये होता है ना कि करंट में अपडेट नहीं होता ये चीज़ें। तो अगर आपने लगभग 10 टेस्ट सीरीज़ एनशिएंट की सॉल्व कर ली और उनको सही से अपनी सिलेबस से मैच करके पढ़ लिया, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही फंस जाएंगे। हिस्ट्री में पूरा पूरा क्वेश्चन आए ज़रूरी भी नहीं, आप एलिमिनेट करके भी बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें ट्रेंड की, तो देखिए पहले एक समय ऐसा था कि लोग बोल के चले जाते थे कि मैं मिडाइवल छोड़ के आ गया, एंशिएंट छोड़ के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बदल रहा है। अब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन घट रहे हैं और एंशिएंट और मिडाइवल क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। 2021 की बात करें तो लगभग इस दोनों सेक्शन से मुझे 11-12 क्वेश्चन तो मिल ही गए। तो 11-12 क्वेश्चन मायने रखते हैं। अगर उसमें से आपने 8 या 9
या 7 भी सही कर दिए, माइनस हटा के, माइनस मार्किंग हटा के, तो आप कम से कम 14 या 15 नंबर पा जाएंगे, जो कि बढ़िया है। यही था, जैसा लगा आप लोग बताइएगा।